हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में हम लोग आज यहाँ पर बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन यूनिट में पहला चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट हम जानते हैं एंजियोस्पर्म को कहा जाता है ना। तो उसके पहले यहाँ पर हम कुछ बातें जान लेते हैं पंचानन माहेश्वरी के बारे में। तो पंचान माहेश्वरी के बारे में क्या ध्यान रखना है कि ये किससे इंस्पायर्ड थे। ही वॉज इंस्पायर्ड बाई डॉक्टर डब्ल्यू डजियन, एन अमेरिकन मिशनरी टीचर। अमेरिकन मिशनरी टीचर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इसी तरह आप डार्विन की बात करें तो इन्फ्लुएंस थे माल्थस से। जीएन रामाचंद्रन की बात करें तो वो लाइनस पॉलिंग से इन्फ्लुएंस थे। और क्या आप ध्यान रख सकते हैं इसमें, और ध्यान रख सकते हैं कि इनको फेलोशिप दी गई थी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एफआरएस, इसके अलावा इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, और कई सारे इनको प्राइज दिए गए। और एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक आप बायोलॉजी की पढ़ रहे हैं, इसकी सबसे पहला जो एडिशन आया था 1964 में आया था, और ये इन्हीं के लीडरशिप में आया था। और क्या आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर, वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो, एक ये पॉइंट हो गया यहाँ पर। इसके अलावा टिश्यू कल्चर टेक्निक में इन्होंने काफी काम किया। इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, ये कुछ नाम है जो पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12 का पहला चैप्टर है। और यहाँ पर सबसे पहले दो बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। एक तो कि जो फ्लावर है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली बात। जो फ्लावर है, दिस इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर हम यहाँ बात करते हैं फ्रूट एंड सीड के बारे में, तो दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो बातें यहाँ क्लियर हो गई। तो फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्रूट एंड सीड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फ्लावर के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। वैसे मार्फोलॉजी में काफ़ी बातें हम करते हैं कि फ्लावर जो होता है उसमें टिपिकल फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं हो रहा है तो 3 इवेंट होंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट का फॉर्मेशन होगा और गैमीट का ट्रांसफर होगा। तो पहले हम लोग यहाँ गैमेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर गैमेट ट्रांसफर को यहाँ पॉलिनेशन नाम दिया जाता है। उसका फर्टिलाइजेशन होगा जिसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन, चैप्टर खत्म। तो इतना हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। और गैमीट फॉर्मेशन में पहले एंड्रोशियम की बात करेंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अंदर मेल गैमीट कैसे बनेंगे। और फिर हम गायनोशियम की बात करेंगे, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें कैसे फीमेल गैमीट बनेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक यहाँ पर है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो अगर हम एक स्टेमन की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक को कहा जाता है फिलामेंट, जो कि इसका स्टॉक होता है। और एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे एंथर का नाम दिया जाता है। जो प्रोक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, ये थैलमस से अटैच होता है, पेटल से अटैच होता है। और अगर पेटल से अटैच होगा तो इसे एपीपेटलस कंडीशन का नाम दिया जाएगा। अब देखिए, जो एंथर बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड एंथर डाइथीकस होता है। बाइलोब एंथर डाइथीकस होता है और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। तो एंथर इज बाइलोब, डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हर माइक्रोस्पोरेंजिया की हम बात करें तो ये डेवलप होके पॉलन सैक बन जाते हैं और इन्हीं के अंदर पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। तो यहाँ पर एंथर के अंदर हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम में चलते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, एक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है बेटा, इसकी जो वॉल होती है वो 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। आउटर सिनर साइड चले तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। जो आउटर 3 वॉल लेयर होती हैं ये फंक्शन करती हैं प्रोटेक्शन का और डेहिसेंस में मदद करती हैं ताकि पॉलन ग्रेन रिलीज हो। और इनरमोस्ट जो वॉल लेयर है टैपिटम, ये नरिशमेंट करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन का। टैपिटम की जो सेल होती है इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और साथ ही साथ एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सिंसाइसियम कंडीशन पाई जाती है। अब जब एंथर यंग होता है तो इसके अंदर
होमोजीनस टिश्यू पाया जाता है जिसे स्पोरोजिनस टिश्यू का नाम दिया जाता है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है। अब जब एंथर डेवलप होता है तो स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल होती हैं इनमें मियोटिक डिवीजन होता है, और मियोटिक डिवीजन होने से माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। और माइक्रोस्पोर टेट्राड चूंकि मियोसिस के द्वारा बन रहा है इसलिए इसकी सेल हैप्लॉइड या एन हो जाएंगी। यहाँ पर आपको वॉल लेयर दिखाई दे रहे हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। और टैपिटम के अंदर जाएंगे तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल आपको मिल जाएंगी। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर सकती है, और इसलिए हर सेल पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। आप कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल पीएमसी थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो ये 4 सेल के एक क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। जब एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होता है तो माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग होते हैं और 4 पॉलन ग्रेन बन जाते हैं एक पीएमसी से या पॉलन मदर सेल से। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई हजार माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन होते हैं। अब जो पॉलन ग्रेन होता है इसको मेल गैमिटोफाइट कहता है। पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल गैमिटोफाइट। पॉलन ग्रेन जो होते हैं बेटा ये जनरली स्फेरिकल होते हैं और इनका साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्ड वॉल पाई जाती है। आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, और इनर लेयर को इंटाइन का नाम दिया जाता है। इनर लेयर जो होती है उसे इंटाइन का नाम दिया जाता है। जो स्पोरोपोलिनिन है ये वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली को कोई भी एंजाइम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। पॉलन ग्रेन एग्जाइन में प्रोमिनेंट अपर्चर होते हैं जिन्हें जर्म पोर कहा जाता है। ये वो जगह जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, और पॉलन ग्रेन फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व रहते हैं स्पोरोपोलिनिन की वजह से। अब यहाँ पर जो इनर वॉल है, इनर वॉल को इंटाइन कहते हैं जो कि कंटिन्यूअस होती है, और ये बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन के द्वारा। सेलुलोज और पेक्टिन के द्वारा बनी होती है। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता तो इसमें 2 सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, इसके अंदर खूब सारा फूड मटेरियल होता है, और जनरेटिव सेल स्मॉल होती है और ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है, और ये स्पिंडल शेप की होती है। अब करें कि 60% से ज्यादा एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन इसी 2 सेल्ड स्टेज पर सेड कर जाता है। बाकी जो रिमेनिंग स्पीसीज है 40% उनमें जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करती माइटोसिस से और 2 मेल गैमीट बनाती है जिससे 3 सेल स्टेज आ जाती है, और इनमें 3 सेल स्टेज पे पॉलिनेशन होता है। बाकी जो 2 सेल स्टेज पे पॉलिनेशन हो गया उनमें पॉलिनेशन के बाद में 3 सेल स्टेज आ जाएगी। अब करें कि जो पॉलन ग्रेन है कई सारी स्पीसीज में ये एलर्जी कॉज करते हैं और ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कॉज करते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं। ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। और यहाँ पर पार्थीनियम के जो पॉलन ग्रेन, पार्थीनियम को कैरेट ग्रास भी कहा जाता है, ये इंडिया में कंटामिनेंट के फॉर्म में आए थे इंपोर्टेड वीट के साथ में, और ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं और इनसे पॉलन एलर्जी होती है। पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट रिच भी होते हैं। अब इन पॉलन टैबलेट हो गए, पॉलन सिरप हो गए, इनको फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात करें तो वहां पर ये माना जाता है कि पॉलन को यूज करने से एथलीट की परफॉर्मेंस और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। कुछ पॉलन प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब पॉलन की वायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पॉलन की वायबिलिटी कुछ हद तक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है। सीरियल्स की बात करें जैसे राइस एंड व्हीट तो यहाँ पर पॉलन की जो वायबिलिटी है 30 मिनट की होती है, जबकि अगर हम रोजेसी, लेगुमिनोसी और सोलेनेसी की बात करें तो यहाँ पर वायबिलिटी कुछ मंथ की होती है। अब हम इन पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर सकते हैं, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है, और इसे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज किया जा सकता है। अब आते हैं पिस्टिल। तो मेल गैमीट तो बन चुके हैं। एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट होंगे। पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमीटोफाइट है, इसके अंदर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो गायनोशियम की अगर हम बात करें तो गायनोशियम की यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है।
अब अगर गायनोशियम में एक पिस्टिल है तो मोनोकार्पिलरी, और एक से ज्यादा है तो उसे मल्टी कार्पिलरी का नाम दिया जाएगा। अब अगर मल्टी कार्पिलरी कंडीशन में पिस्टिल एक से ज्यादा और है और फ्यूज है तो सिनकार्पस, और अगर फ्यूज नहीं है, फ्री है, तो एपोकार्पस हो जाएगा। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी। ये सब हम लोग मार्फोलॉजी में खूब डिटेल में पढ़ते हैं। स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलिन ग्रेन। स्टिग्मा एक सिलेंडर ट्यूब होती है, और अगर बेसल बल्ज पार्ट की बात करें, फूला हुआ हिस्सा, तो उसे ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर की जगह को लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी का नाम दिया जाता है, और इसके अंदर कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लेसेंटा का नाम दिया जाता है। ठीक, और प्लेसेंटा से एराइज करता है ओव्यूल। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं जो ए डायग्राम दिखाया गया, दिस इज द मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस गायनोशियम ऑफ हिबिस्कस, मतलब चाइना रोज में दिखाया गया है। दूसरा जो डायग्राम है ये मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपावर, वही पॉपी प्लांट। और ये जो सी दिखाया गया, दिस इज मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गायनोशियम ऑफ मिकेलिया। चंपा में देखो अलग अलग कार्पल सारे दिखाई दे, बहुत सारे तो मल्टी कार्पिलरी, अलग अलग यहाँ सब फ्यूज हो गए हैं। ये ओव्यूल दिखाया गया, और ये टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल है। कॉमन सबसे यही 82% एंजियोस्पर्म में यही इन्वर्टेड ओव्यूल ही पाया जाता है, एनाट्रोपस जिसको कहते हैं। करें, अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा इज द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। अब ओव्यूल का नंबर एक ओवरी में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो मे बी 1 कहां पर, व्हीट में, पैडी मतलब चावल में, और पैडी मतलब धान कह लो ज्यादा अच्छा, मैंगो में। और एक ओवरी में कई सारे ओव्यूल, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल की हम बात करते हैं, तो ओव्यूल की अगर हम बात करें तो ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा से स्टॉक के द्वारा, जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। और जो हाइलम होता है, हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अब करें, एक ओव्यूल में एक या दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिन्हें इंटेगुमेंट कहा जाता है। इंटेगुमेंट पूरे ओव्यूल को सर्कल करते हैं, है ना, पूरे एनसर्कल द न्यूसिलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। और इस एंड को माइक्रोपाइलर एंड कह देंगे। देखो यहाँ माइक्रोपाइल है, यहाँ पर ओपनिंग, इसको माइक्रोपाइलर एंड। इसके अपोजिट चलाजल पोल होगा जिसे चलाजल एंड का नाम देंगे। तो अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। अब करें, इंटेगुमेंट के अंदर सेल का एक मास है जिसे न्यूसिलस कहा जाता है। न्यूसिलस की जो सेल होती है उनमें बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल होता है, और इसी न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट होता है। एक ओव्यूल के अंदर जनरली सिंगल एम्ब्रियोसैक होगा जो कि एक मेगा स्पोर से डेवलप होगा। ठीक है, अब करें मेगा स्पोरोजेनेसिस का, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल के अंदर जनरली एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ डिफरेंशिएट होगी न्यूसिलस में। तो न्यूसिलस की कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल में डेवलप हो जाएगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाली, और उसके बाद में क्या होगा, ये जो मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी है, ये इसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस होने से 4 मेगास्पोर बनेंगी, 4 मेगास्पोर बनेंगे, और इन 4 में से ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में एक फंक्शनल रहेगी, वन ऑफ द मेगास्पोर्स इज फंक्शनल, अदर 3 डिजेनरेट कर जाएंगे। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक में डेवलप होगी, और एक सिंगल मेगा स्पोर से एम्ब्रियोसैक बनने के प्रोसेस को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। तो कैसे होगा एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट। अब जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, हैप्लॉइड है, इसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस से डिवाइड करेगा और 2 न्यूक्लियाई बनाएगा जो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, और इससे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होगा। ये आप देख सकते हैं 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक। फिर दूसरी माइटोसिस होगी, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक, फिर 3 बार माइटोसिस होगी, तीसरी बार में 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक, और ये तीनों माइटोटिक डिवीजन फ्री न्यूक्लियर होते हैं। 2 more sequential mitotic nuclear division result in formation of 4 nucleate and 8 nucleate stages of embryo sac. It is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear, मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन के तुरंत बाद सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेट डाउन, और इससे फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होगा। अब कैसे अरेंजमेंट यहां पर होगा,
6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cell. The remaining 2 nuclei called the polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. Large central cell में ये यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये चलाजल एंड है, जो बेसल एंड है तो इसको नीचे होना चाहिए था। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। चलाजल एंड की तरफ 3 सेल हैं जिन्हें एंटीपोडल कहते हैं, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल हैं जिन्हें एग एपरेटस का नाम दिया जाता है। ठीक है, इन 3 सेल को मिला के एग एपरेटस कहते हैं। एग एपरेटस में 3 सेल हैं, 2 सिनर्जिड और एक एग हो जाएगी, इनको मिला के एग एपरेटस कहेंगे। तो 3 ये सेल हो गई, 3 एंटीपोडल हो गई और एक सेंट्रल सेल, 7 सेल हो गई। न्यूक्लियाई अगर देखें तो 8 हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 सेल हैं वो एग एपरेटस बनाती हैं, और जो एग एपरेटस है उसमें 2 सिनर्जिड होंगी और एक एक्सेल, एक्सेल यानी फीमेल गैमेट, इसी को तो हम बनाना चाह रहे थे। अब सिनर्जिड जो होती हैं इनमें कुछ थिकनिंग होती है जिन्हें फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, और ये गाइड करती हैं पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड के अंदर आने के लिए। चलाजल इनकी तरफ जो 3 सेल होती है उन्हें एंटीपोडल का नाम दिया जाता है, और लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, और इसलिए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक जो होता है वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट हो जाएगा। तो ये तो हो गया गैमीट फॉर्मेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में अब गैमीट ट्रांसफर को यहाँ पर पॉलिनेशन का नाम दिया जाता है। तो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma स्टम्प्ड pollination। अब पॉलिनेशन करने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होते हैं, और पॉलिनेशन के टाइप भी आपको पढ़ने हैं। तो पॉलिनेशन 3 टाइप का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन। पहला होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं सेम फ्लावर के। तो इन दिस पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक जाते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर। अब जो फ्लावर नॉर्मली ओपन करते हैं उन्हें कहते हैं चेस्मोगैमस, और जो फ्लावर कभी खिलते नहीं उन्हें कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अगर हम बात करें वायोला, जिसे कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस एंड कोमेलाइना, इसमें दोनों तरह के फूल होते हैं, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर में केवल और केवल ऑटोगैमी हो सकती है, क्योंकि फूल कभी खिलेंगे नहीं तो कभी इनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ये क्लिस्टोगैमी जो है ये एडवेंटिजियस है, क्योंकि यहां पर एस्योर्ड सीड सेट होगा इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। जीटोनोगैमी की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अब करें जीटोनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगैमी की तरह यानी सेल्फ पॉलिनेशन है। तीसरा है जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, तो डिफरेंट प्लांट। तो डिफरेंट प्लांट में यहां पर हो रहा है, और ये अकेला ऐसा पॉलिनेशन है जहां पर जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। तो 3 टाइप का पॉलिनेशन यहां पर हो गया। अब आते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो 2 तरह के एजेंट होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में 2 हो जाएंगे, विंड एंड वाटर, और बायोटिक में एनिमल्स हो जाएंगे। अब इन दोनों में अगर हम बात करें तो बायोटिक वाले ज्यादा कॉमन है। मेजॉरिटी में जो प्लांट होते हैं वो बायोटिक एजेंट का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए, कुछ प्लांट एबायोटिक एजेंट का यूज करते हैं। और एबायोटिक एजेंट की बात करें तो एबायोटिक एजेंट में विंड ज्यादा कॉमन है, यानी वाटर सबसे रेयर टाइप का पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब यहां चलते हैं हम लोग। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेटर। विंड पॉलिनेशन के केस में पॉलन ग्रेन लाइट और नॉन स्टिकी होने चाहिए, वेल एक्सपोज एक्सटेमन होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर फीदरी स्टिग्मा होनी चाहिए। और जनरली विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में सिंगल ओव्यूल एक ओवरी में होता है, और बहुत सारे फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कॉर्न कॉब भुट्टे की बात करें तो भुट्टे में जो टेसल्स यानी जो मूछें नजर आती हैं वो एक्चुअली स्टिग्मा और स्टाइल हैं जो कि पॉलन ग्रेन को ट्रैप करते हैं। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज। ग्रास किसे कहते हैं? ग्रेमिनिया पोएसी के मेंबर को। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट।
एंड लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकॉटलिडन्स। जबकि अगर हम एल्गी ब्रायोटेरिडो की बात करते हैं तो वहां पर मेल गैमेट का जो ट्रांसफर होता था वो वाटर के द्वारा ही होता था, और इसीलिए ब्रायो और टेरिडो का जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। वापस आ जाते हैं यहां पर एंजियोस्पर्म में। तो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में एग्जाम्पल 3 आपको याद करने, वेलिस्नेरिया, हाइड्रला एंड जोस्टेरा। जहां पर वेलिस्नेरिया और हाइड्रा जो होते हैं फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और जोस्टेरा जो है ये मरीन वाटर में ग्रो करता है, मरीन सीग्रास कहा जाता है। अब करें कि नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन, जैसे वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, फ्लावर इमर्ज अबोव द लेवल ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। पूछा जा चुका नीट में सवाल। अब करें वेलिस्नेरिया में हाइड्रिला हो गया है ना, और जोस्टेरा हो गया। तो वेलिस्नेरिया में फीमेल फ्लावर सरफेस पे आ जाता है, जबकि जोस्टेरा की अगर हम बात करें तो जोस्टेरा में फीमेल फ्लावर पानी के अंदर ही रहता है। सी ग्रासेस में फीमेल फ्लावर रिमेन्स सबमर्ज्ड, पानी में डूबा रहता है। अच्छा, अब इन प्लांट में जो पॉलन ग्रेन है उनको भीगने से बचाने के लिए, वेटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड, both wind and water pollinated flower are not very colorful and do not produce nectar. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज आर रेंज ऑफ एनिमल। अब बायोटिक एजेंट की बात करते हैं, जैसे बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वेस्प, एंट, मॉथ, बर्ड, सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड्स। हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया, एंड बैट्स आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। Among the animal, insect, particularly bees, are dominant biotic pollinating agent. कुछ लार्जर एनिमल भी हैं, जैसे प्राइमेट में लीमर्स, लीमर स्पॉटेड कस्कस इवोल्यूशन में बात हुई थी। आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट जैसे गिलहरी हो गई, और इवन रेप्टाइल, जेको लेजर्ड, गार्डन लेजर्ड जिसे कलोट्स कहा जाता है, ये भी पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। Often flower of animal pollinated plant are specifically adapted to a particular species. करें इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट होते हैं, रिच इन नेक्टर, और अगर फ्लावर छोटे हैं तो ये इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन कर लेंगे। एनिमल अट्रैक्ट होंगे उनके कलर के द्वारा या फ्रेग्रेंस के द्वारा, लेकिन जिनमें फ्लाइज या बीटल के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो दुर्गंध प्रोड्यूस करते हैं, फाउल आर्डर, और एनिमल बार बार आता रहे इसलिए उसको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। और नेक्टर एंड पॉलन आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड पूछा गया, लेकिन कुछ कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो रिवॉर्ड देते हैं अंडे रखने की जगह के रूप में, जैसे एमार्फोफिलस। एमार्फोफिलस का फूल दुनिया का सबसे लंबा फूल, टॉलेस्ट फ्लावर है, 6 फीट हाइट इसकी होती है, और ये अंडे रखने की जगह के रूप में रिवॉर्ड देता है। इसी तरह का रिलेशनशिप युक्का प्लांट के बीच में और मॉथ के बीच में पाया जाता है। इसी तरह का रिलेशनशिप फिग और वेस्प के बीच में भी प्रेजेंट होता है, फिग एंड वेस्प के बीच में भी पाया जाता है। तो 3 केस यहां पर आप याद कर सकते हैं, युक्का मॉथ, फिग, वेस्प, और एमार्फोफिलस एंड पॉलिनेटिंग एजेंट। अब कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो पॉलन या नेक्टर को कंज्यूम करना चाहते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराना चाहते हैं। ऐसे फ्लोरल विजिटर को पॉलन या नेक्टर रॉबर कहा जाता है। मतलब कुछ लोग ऐसे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ के निकल लेंगे चुप्पे से, बताएंगे भी नहीं किसी को, क्योंकि कंपटीशन ना बढ़ जाए। अब आते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करते हैं। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस ऐसे तरीके होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं, इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें 4 तरीके होते हैं। 4 तरीकों में पहला तरीका कौन सा है? करें सम स्पीसीज में पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। अलग अलग टाइम पे स्टिग्मा और एंथर का मैचुरेशन होता है। कुछ स्पीसीज में करें एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट पॉलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। तीसरी डिवाइस कौन सी? तीसरी डिवाइस है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें जो सेल्फ पॉलन है फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम फ्लावर मतलब ऑटोगेमी एंड अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट जिटोनोगेमी,
उनको जर्मिनेट नहीं होने देगा। तो यानी ये ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी दोनों को रोक सकती है। और चौथा तरीका हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब करें, अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, जैसे कैस्टर, मेज, कोकोनट, कोकरबिट, मोनोइसियस, तो ये ऑटोगैमी रोक सकते हैं लेकिन जीटोनोगैमी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर पपाया और डेट पाम की बात करें, जहां पर मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट के ऊपर है, डायसियस प्लांट है ये, तो ये ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी दोनों को रोक सकते हैं। तो डायसियस, डाई मतलब दोनों को रोक लेगा, मोनोइसियस, मोनो मतलब एक, एक को रोक पाएगा ये। अब आते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात करते हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या बात आपको ध्यान रखनी है वो देख लीजिए आप। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब यहां पर क्या है, पॉलन डिपोजिशन से लेकर पॉलन ट्यूब के ऑल दीज इवेंट फ्रॉम pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovular together refer to as pollen pistil interaction। pollen germination को देखने के लिए हम लोग पी, चिकपी, क्रोटलेरिया, बाल्सम, विनका के जो पॉलन ग्रेन है, इनको 10% शुगर सोल्यूशन में अगर प्लेस करेंगे तो 15 से 30 मिनट के बाद हमें पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी दिया गया, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में इसका यूज किया जाता है और इसमें हम क्या करते हैं कि इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक के द्वारा जो स्टिग्मा है उसको कंटामिनेशन से बचाने का काम करते हैं। अब करें, फीमेल पेरेंट अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर रखता है तो सबसे पहले एंथर का रिमूवल करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर। अब इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हम एक सुटेबल बैग जो कि बना होता है बटर पेपर का, उससे कवर करते हैं, इसे बैगिंग कहते हैं। तो सबसे पहले इमैस्कुलेशन, देन बैगिंग। बैगिंग के बाद पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करते हैं और उनकी डस्टिंग करते हैं, तो डस्टिंग ऑफ पॉलन, और उसके बाद रीबैगिंग कर देते हैं। लेकिन अगर अगर फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, तो इमैस्कुलेशन नहीं होगा, सीधे बैगिंग करेंगे, डस्टिंग करेंगे पॉलन ग्रेन की और रीबैगिंग कर देंगे, काम खत्म। तो बस एक स्टेप का अंतर होगा। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वहां पर इमैस्कुलेशन करना होगा, यूनिसेक्सुअल अगर है तो वहां पर हम इमैस्कुलेशन का मेथड नहीं करेंगे। तो ये हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन, और यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर एंटर करती है और एंटर करने के बाद जो पॉलन ट्यूब है वो दो मेल गैमीट को सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में डिस्चार्ज कर देती है। एक मेल गैमीट मूव करता है एक सेल की तरफ और उसके साथ फ्यूज करता है और इस तरीके से सिनगैमी कंप्लीट होती है और इससे फॉर्मेशन होती है डिप्लॉयड सेल, जिसे जायगोट कहते हैं। दूसरा जो मेल गैमीट है अदर मेल गैमीट मूव टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, fuses with them to produce triploid primary endosperm nucleus, or as this involve the fusion of 3 haploid nuclei, this is termed as triple fusion. Since two type of fusion, syngamy and triple fusion, take place in an embryo sac, the phenomena is termed double fertilization, an event unique to flowering plant। ये flowering plant के लिए घटना है। अब central cell after triple fusion become primary endosperm cell and develop into endosperm while the zygote develop into embryo। अब जो हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाएगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 4 चीजें हमें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पेन से, जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन और ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। अब एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो में पहले एंडोस्पर्म बनता है क्योंकि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी एंडोस्पर्म पहले डेवलप होगा। अब एंडोस्पर्म के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में रिजर्व मटेरियल होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो अपने नरिशमेंट के लिए यूज करता है। सबसे कॉमन टाइप का जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है उसमें जो पेन होता है उसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं और न्यूक्लियर डिवीजन से फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं, इसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा जाता है। उसके बाद वॉल फॉर्मेशन होता है और एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है। अब अगर हम कच्चे नारियल की बात करें तो
तो कच्चे नारियल में जो वाटर होता है, जिसे आप कोकोनट वाटर या कोकोनट मिल्क कहते हैं, ये एक्चुअली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और जो सराउंडिंग में व्हाइट कर्नेल, जिसको आप गरी कहते हैं, ये सेलुलर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब एंडोस्पर्म जो होता है बेटा, ये मैच्योर सीड में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एंडोस्पर्म अगर मैच्योर सीड में नहीं बचता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो उन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। जैसे पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, बीन हो गया। और कुछ में परसिस्ट करता है मैच्योर सीड में, जैसे कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, इनमें परसिस्ट करता है, इन्हें एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है बेटा, इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तब शुरू होता है जब एंडोस्पर्म थोड़ा सा बन जाता है। और ये एक एडॉप्टेशन है एस्योर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में, वो सिमिलर होती हैं। ठीक है, क्या क्या स्टेजेस होती है? जाइगोट से पहले बनता है प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो, और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, अब डाइकॉट की अगर बात करें तो डाइकॉट में एम्ब्रियो के अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटलिडन होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये स्कुटेलम है, ग्रास में स्कुटेलम कॉटलिडन को रिप्रेजेंट करता है। मोनोकॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कॉटलिडन होता है, और ग्रास फैमिली में कॉटिलिडन को स्कुटेलम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर दो बातें और ध्यान रखनी है। जो कोलियोराइजा होता है, जो कोलियोराइजा होता है, ये रेडिकल की कवरिंग होता है, रेडिकल और रूट कैप की कवरिंग को कहते हैं। और जो कोलियोप्टाइल या सूट टिप होता है, जो कोलियोप्टाइल होता है, इसकी जो कवरिंग होती है, ये कवरिंग होती है किसकी? सूट अपेक्स की। सूट अपेक्स या प्लूम्यूल जिसे कहा जाता है। तो पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट एपिकोट सूट अपेक्स एंड, हाँ, कोलियोप्टाइल हो जाएगा, प्लूम्यूल की कवरिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सूट अपेक्स देख रहे हैं, जहां पर कोलियोप्टाइल है, प्लूम्यूल भी आप कह सकते हैं, रेडिकल रूट कैप के ऊपर कोलियोराइजा नाम की कवरिंग पाई जाती है। अब आते हैं सीड की बात कर लेते हैं। तो सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं। अब सीड जो होते हैं फ्रूट के अंदर होते हैं, और सीड के अंदर, सीड में सीड कोट होता है। इसके अलावा सीड कोट और एम्ब्रियो, दो मेन पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटलिडन होते हैं। डाइकॉट में जनरली, या लेग्यूम की जैसे बात करें, लेग्यूम दाल वाले हो गए, इनमें जो कॉटलिडन होता है वो थिक और श्वेलन होता है फूड के स्टोरेज की वजह से। अब करें मैच्योर सीड जो होते हैं वो नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस हो सकते हैं। नॉन एल्बुमिनस को एक्स एल्बुमिनस कहते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचता है, क्योंकि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता। पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, है ना। इसके अलावा जैसे पी, ग्राउंडनट, ग्राम, चने की बात कर लें, ये सब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, और इन्हें एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। जैसे वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, ये सब हो जाएंगे। अब करें कुछ सीड में, जैसे ब्लैक पेपर और बीट की बात करें, तो यहां पर रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस पाया जाता है, जिसे पेरीस्पर्म के नाम से जानते हैं। ये परसिस्टेंट न्यूसेलस है जो पेरीस्पर्म कहलाता है। सीड में मॉइस्चर 10 से 15% होता है, और ये इनएक्टिव स्टेज में जाता है, जिसे डॉर्मेंसी के नाम से जानते हैं। डॉर्मेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है वो ओवरी से होता है। अगर ओवरी से फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। लेकिन अगर ओवरी के अलावा मोस्ट फ्रूट हाउ एवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट। अगर फ्रूट के डेवलपमेंट में ओवरी के अलावा कोई दूसरा पार्ट इन्वॉल्व होता है तो उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और फॉल्स फ्रूट में आपको याद करना है एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैस्यू, ये फॉल्स फ्रूट है। इनमें थैलमस इन्वॉल्व होता है फ्रूट के फॉर्मेशन। अब करें, फ्रूट जो होते हैं ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। बनाना एग्जाम्पल है। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं, सीडलेस होते हैं। और पार्थिनोकार्पी हम इंड्यूस कर सकते हैं ग्रोथ हार्मोन के द्वारा, जैसे ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज। अब करें सीड, ये तो बहुत खास बात नहीं है जो पूछी जाती है।
अब यहाँ पर आपको ये भी याद करना है कि कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जिनमें बहुत सारे एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड होते हैं और सीड की डॉर्मेंसी के सवाल भी आते हैं। तो अगर हम ओल्डेस्ट डॉर्मेंसी की बात करते हैं तो ये ल्यूपिनस आर्क्टिकस नाम के प्लांट के सीड में पाई गई। ये मिला था आर्कटिक टुंड्रा में खुदाई के दौरान, और 10,000 साल की डॉर्मेंसी के बाद ये सीड जर्मिनेट किया। एक और हमारे पास 2,000 साल की डॉर्मेंसी का केस भी है। 2,000 साल की डॉर्मेंसी का केस है फिनिक्स डक्टाइलीफेरा, डेट पाम, खजूर जिसे कहते हैं। इसे डिस्कवर किया गया ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी, नियर द डेड सी। अब यहां पर कुछ ऐसे फ्रूट हैं जिनके अंदर वेरी लार्ज नंबर में सीड होते हैं, ऑर्किड एक इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा कुछ पैरासिटिक स्पीसीज भी हैं, जैसे ओरोबैंकी की बात करें, स्ट्रिगा की बात करें तो, या फाइकस की बात करते हैं, इनमें एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड प्रेजेंट होते हैं, बिलियंस में सीड होते हैं, बिलियंस ऑफ सीड ईच फाइकस ट्री प्रोड्यूस। अब आते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। और ये कहाँ मिलता है? सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। ये एस्टेरेसी हो गया और ग्रासेस मतलब ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली हो गया। अब एपोमिक्सिस की बात करें तो एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है। अब सिट्रस और मैंगो की अगर बात करें तो सिट्रस और मैंगो में क्या होता है, एक सीड के अंदर कई सारे एम्ब्रियो पाए जाते हैं। एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का पाया जाना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है, और पॉली एम्ब्रियोनी सिट्रस एंड मैंगो में। एपोमिक्सिस एस्टेरेसी और ग्रासेस में पाई जाएगी। ठीक, अब कह रहे हैं कि जो हाइब्रिड वेराइटीज होती हैं, जो हाइब्रिड सीड होते हैं उनसे पैदावार काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हाइब्रिड सीड हर साल खरीदने पड़ते हैं। तो इसके लिए कह रहे हैं कि अगर जेनेटिक्स का यूज करके अगर हम एपोमेक्टिक जीन को क्रॉप में इंट्रोड्यूस कर दें तो इससे हर साल साइंटिस्ट को सीड खरीदने नहीं पड़ेंगे, मतलब किसान को हर साल सीड खरीदने नहीं पड़ेंगे और वो उन्हीं सीड को बार बार बो सकता है। तो वही कहानी यहां पर लिखी हुई है। इफ these hybrid are made into apomix, there is no segregation of character in the hybrid, then the farmer can keep on using the hybrid seed to raise new crop year after year। और इसीलिए एनसीईआरटी ने यहां पर लिखा है, क्या लिखा है कि एपोमिक्ट, ये वाली लाइन, एपोमिक्ट हैव सेवरल एडवांटेजेस इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कम से कम इतनी बातें जो मैंने बताई ये तो आपको एकदम टिप पे याद होनी चाहिए अगर आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो कोशिश ये कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आखिरी टाइम में मैं आपको करा दूं। और कोई सजेशन हो कमेंट बताइएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।